चिल्ड्रन एंड देयर सोशल वर्ल्ड, इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि चिल्ड्रन जो है सबसे पहले इंटरैक्ट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फिर उसके बाद वो फैमिली से स्कूल जाते हैं, फिर पीयर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, नेबरहुड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से सीधा आपको फैमिली, ठीक है, तो फैमिली इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट दैट द चाइल्ड हैज़ विद द सोसाइटी। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट जो बच्चा है वो किसके साथ करता है, फैमिली के साथ करता है। और इट इज़ इन द फैमिली दैट द चाइल्ड लर्न्स टू ऑब्जर्व, और फैमिली में ही बच्चा ऑब्जर्व करना, इंटरैक्ट करना और दूसरों के साथ रिलेट करना सीखता है। It is here that she experienced the most critical relationship in her life. The family not only teaches the child appropriate day-to-day behavior like how to sit, तो family में ही जो बच्चा है वो बिहेवियर सीखता है, कैसे खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बिहेव करना, ये सारी चीज़ें वो अपनी फैमिली से सीखता है बच्चा। फैमिली ब्रिंग टू द चाइल्ड द रिच कल्चर, हेरिटेज और नॉलेज दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। और जो फैमिली है वही कहते हैं ना कि नॉलेज डालती है कि वो किस सोसाइटी में रह रहा है, क्या कल्चर हेरिटेज है सोसाइटी का, तो वो सारी चीज़ें फैमिली प्रोवाइड करती है, बुलाना शुरू कर देती है फैमिली बच्चों के अंदर। दिस इंक्लूड हेरिटेज, लैंग्वेज, लिटरेचर, और क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें बच्चों की नॉलेज में जो फैमिली देती है, दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज, लिटरेचर, फोक टेल्स, मच आर्ट, म्यूज़िक और क्विजीन, क्राफ्ट एंड मेनी अदर्स थिंग्स। ठीक है, और फैमिली इज़ डिफाइंड टू इंक्लूड द एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, लाइक अगर फैमिली बहुत टाइप्स की होती है, एक्सटेंडेड फैमिली कौन सी होती है, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट और कजन्स रहते हैं। ठीक है, वो होती है एक्सटेंडेड फैमिली। तो मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ आपको सिर्फ वो चीज़ माइंड में रखनी है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं रखनी है माइंड में। नेक्स्ट, तो जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे जिस फैमिली में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर रहते हैं, वो भी बच्चों में जो है सारी चीज़ें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उनको, कहते हैं ना कि उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। फैमिली बच्चों को गाइड करती है, उन्हें सही और गलत में डिफरेंस सिखाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा बिहेवियर राइट है, कौन सी चीज़ अनएक्सेप्टेबल है। अगर ये बिहेवियर सही है तो उस पर रिवॉर्ड दिया जाता है बच्चे को, और अगर गलत है तो पनिश किया जाता है। टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए जाते हैं बच्चे को अकॉर्डिंग टू द एज एंड जेंडर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुए हैं। डियाना बोमरन थ्रू हर रिसर्च फाउंड दैट देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग। तो डियाना बोमरन के हिसाब से जब उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग फाउंड की। कौन कौन से? डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज, वार्मथ एंड नर्चरेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ मेच्योरिटी एंड कंट्रोल। ठीक है, तो डियाना बोम्ब्रेट अपनी रिसर्च से उसने देर आर 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पेरेंटिंग, 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशन है पेरेंटिंग के। सबसे पहले डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज, दूसरा है वार्मथ एंड नर्चरेंस, एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन स्टाइल, फोर्थ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ मेच्योरिटी एंड कंट्रोल। Based on these dimensions, Bombrand suggested that the majority of parents display one of the parenting style. तो बॉम्ब्रेंट का मानना ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट जो है इनमें से वन पेरेंटिंग स्टाइल को ही अपनाता है। फर्दर रिसर्च also suggested the addition of fourth parenting style, that is uninvolved parenting style. तो यहाँ पे ये तो है डायमेंशंस, ठीक है, ये है 4 डायमेंशंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। लेकिन बोमरे ने ये सजेस्ट किया जो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट है वो 4 पेरेंटिंग स्टाइल में से, मतलब फोर्थ जो है, फोर्थ वाली पेरेंटिंग स्टाइल बाद में ऐड हुई है जिसका नाम है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है इनमें से एक पेरेंटिंग स्टाइल जो है मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट अपनाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में। ओके, तो फोर्थ वन जो नई ऐड हुई है जिसको बाद में ऐड किया गया, सजेस्ट किया गया रिसर्च के द्वारा, दैट इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल। तो सबसे पहले पेरेंटिंग स्टाइल आता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, सेकंड और थर्ड है परमिसिव पेरेंटिंग, एंड फोर्थ वन इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग जो बाद में ऐड हुई है।
ठीक है। तो ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव डिफरेंस तो दोनों में सेम नहीं है। ऑथोरिटेरियन इज इन दिस चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल एस्टैब्लिश बाय द पेरेंट। इसमें बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है, पहला पॉइंट, कि स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करे, कोई सवाल जवाब ना करे जो पेरेंट्स ने बनाए हैं। ठीक है, उनको फॉलो करे फर्स्ट, स्ट्रिक्ट रूल्स जो पेरेंट्स ने एस्टैब्लिश किए। अथॉरिटेरियन, पेरेंट्स फेल टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड दीज रूल। यहाँ पे पेरेंट्स ने रूल बना दिए तो बना दिया, वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये क्यों बनाए गए हैं रूल्स, नहीं। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, पेरेंट्स फेल टू एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दीज रूल्स। इफ आस्क्ड टू एक्सप्लेन, अगर बच्चे पूछ भी लेंगे, अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन मांग ली, तो जो पेरेंट है वो रिप्लाई देते हैं बिकॉज आई सेड सो। तो पेरेंट का क्या रिप्लाई आता है, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए। पेरेंट्स हैव हाई डिमांड बट आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू देयर चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होती है, हाई डिमांड्स होते हैं पेरेंट्स की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो अपने बच्चों को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। According to Bomren, these parents are obedient and status oriented and expected their orders to be obeyed without explanation. Fourth point. तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसमें जो पेरेंट्स हैं वो ओबीडियंस और स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, और वो चाहते हैं कि जैसा हमने कहा है वैसा ही फॉलो किया जाए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, बिना किसी पूछताछ के। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। तो अथॉरिटेरियन का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट रूल, पहला पॉइंट है स्ट्रिक्ट रूल बना दिए पेरेंट्स ने। दूसरा है पेरेंट्स कोई रीजनिंग नहीं बताते कि ये रूल्स क्यों बनाए हैं। तीसरा जो है हाई डिमांड्स, और हाई डिमांड्स होती है इसमें पेरेंट्स की, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो अपने बच्चों को। तीसरा, फोर्थ है ओबीडियंस और स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऑर्डर्स को फुलफिल करे बच्चे बिना किसी सवाल जवाब के। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज authoritative parenting, like authoritarian parents. Those with an authoritative parenting style establish rule and guidance that their children are expected to follow. इसमें भी authoritarian parenting की तरह ही authoritative parenting में भी rules को establish किया जाता है, guidelines बनाई जाती है जो बच्चों को follow करनी होगी। First point, authoritative parents are responsive to their children and willing to listen to question. But डिफरेंस क्या है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिव, मतलब अगर बच्चे ने सवाल जवाब पूछा है तो वो उनको रिस्पॉन्स देंगे, वो उनके क्वेश्चंस को सुनेंगे। ठीक है, लेकिन अथॉरिटेरियन में नहीं सुनते थे वो, लेकिन अथॉरिटेटिव में रिस्पॉन्स देंगे बच्चों को, अगर वो कुछ भी सवाल जवाब पूछेंगे और अगर वो क्वेश्चंस पूछ रहे तो उनको सुनेंगे भी। Bomred suggests that these parents monitor and impart clear standards for their children's conduct. तो इसमें जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल मॉनिटर और बिल्कुल क्लियर कर देते हैं क्वेश्चंस को बच्चों के। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। They are assertive but not intrusive and restrictive. Their disciplinary method are supportive rather than punitive. इसमें जो disciplinary method होता है वो supportive होता है, लेकिन punitive नहीं होता है। They want their children to be assertive. वो चाहते हैं कि उनके बच्चे assertive रहे, positive रहे, as well as socially responsible रहे, और अपने आप को self regulate करते रहे और cooperative रहे। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड ये, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। तो इसमें 4 पॉइंट कौन से हैं, इसमें भी अथॉरिटेटिव में भी अथॉरिटेरियन की तरह रूल्स बना दिए जाते हैं जो बच्चों को फॉलो करने होते हैं। सेकंड वन जो है रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब रिस्पॉन्स देंगे बच्चों के क्वेश्चंस को और उनके क्वेश्चंस को सुनेंगे। थर्ड पॉइंट इज मॉनिटर करेंगे और सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट है सपोर्टिव होते हैं, प्यूनिटिव नहीं होते, पनिश नहीं करते हैं। एंड चिल्ड्रन टू बी असर्टिव, वो चाहते हैं कि बच्चे जो है वो असर्टिव रहे, सोशल रिस्पॉन्सिबल रहे, सेल्फ रेगुलेटेड रहे और कोऑपरेटिव रहे। ठीक है, तो अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में ये डिफरेंस है, इन्हीं में ही कंफ्यूज होते हैं। तो अथॉरिटेरियन बिल्कुल कहता है ना कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, तो अथॉरिटेरियन आपको स्ट्रिक्ट बना सकते हैं जिससे आप लोग याद रख पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज परमिसिव पेरेंटिंग इज थर्ड पेरेंटिंग है स्टाइल, थर्ड पेरेंटिंग स्टाइल है। इन दिस केस पेरेंट समटाइम्स रेफर्ड टू एज इंटेलिजेंट पेरेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है। दूसरा नाम है इंटेलिजेंट पेरेंट।
हैव वेरी फ्यू डिमांड्स टू मेक देयर चिल्ड्रन, इनकी बहुत ही फ्यू डिमांड्स होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में ही ऐड ऑन कर लेना। परमिसिव पेरेंटिंग जो है रेफर टू एज इंटेलिजेंट पेरेंट, जिनकी जो है बहुत ही फ्यू डिमांड्स होती है अपने बच्चों को लेकर। दीज पेरेंट्स रेयरली डिसिप्लिन देयर चिल्ड्रन, इसमें जो है पेरेंट्स बहुत कम डिसिप्लिन लाते हैं, मतलब बहुत कम, कहता है रेयरली डिसिप्लिन लेकर आते हैं वो अपने बच्चों में। बिकॉज दे हैव रिलेटिवली लो एक्सपेक्टेशन ऑफ मेच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि उन्हें कम एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से। परमिसिव पेरेंट आर जनरली नर्चरिंग, तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, परमिसिव जो पेरेंट होते हैं वो जनरली नर्चरिंग और कम्युनिकेटिव होते हैं अपने बच्चों के साथ, ऑफन टेकिंग ऑन द स्टेटस ऑफ फ्रेंड मोर देन दैट ऑफ पेरेंट। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा नर्चरिंग और कम्युनिकेटिव होते हैं अपने बच्चों के साथ, एज अ फ्रेंड के तौर पर वो अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज थर्ड पॉइंट। लेकिन ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करते हैं वो बच्चों पर। फोर्थ इज अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग इज जिसमें बहुत ही फ्यू डिमांड्स हैं, लो रिस्पॉन्सिवनेस है और लिटिल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन भी बिल्कुल नहीं है, डिमांड्स भी बहुत कम है और रिस्पॉन्सिवनेस भी बहुत कम है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये चार अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, परमिसिव और अनइन्वॉल्व्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, अब इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो impact of parenting style on children, authoritarian parenting style generally lead to children who are obedient and proficient but they rank lower in happiness। तो authoritarian हमने सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर authoritarian की बात की थी, जिसमें जो है पेरेंट्स सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं और वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हें ये फॉलो करने पड़ेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं बच्चे इसमें। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, लेकिन इसमें हैप्पीनेस बहुत ही, कहते हैं ना, बिल्कुल निचले स्तर पर रहती है खुशी, और सोशल कॉम्पिटेंस और सेल्फ एस्टीम बच्चों में बहुत ही नीचे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो जिसमें जो है पेरेंट्स रूल तो बनाते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की तरह, लेकिन बच्चों की सुनते भी हैं। तो इसमें जो बच्चे हैं वो हैप्पी रहते हैं, कैपेबल है और सक्सेसफुल होते हैं। अब परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करें तो इसका दूसरा नाम है, हमने क्या पढ़ा था, इंडल्जेंट। इंडल्जेंट, ठीक है। और हु रैंक लो इन हैप्पीनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन, इसमें जो है परमिसिव में पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है बच्चा जो कर रहा है करने दो, कम्युनिकेट करते हैं बच्चे के साथ, एज अ फ्रेंड के तौर पर रहते हैं। और चिल्ड्रन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस, इसमें बच्चा प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस करता है और टेंड टू परफॉर्म पुअरली इन स्कूल, और बहुत पुअर परफॉर्म करता है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल में जो है इसमें तो सबसे लोवेस्ट है, जितने भी हमने पेरेंटिंग स्टाइल पढ़े ना, तो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सबसे नीचे आता है। दीज चिल्ड्रन टेन टू लैक सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि इसमें क्योंकि माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं बच्चों पे, बहुत ही कम डिमांड्स है बच्चों से और लो रिस्पॉन्सिवनेस है, और साथ के साथ हमने थर्ड पॉइंट लो और बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं होते, तो जिसकी वजह से बच्चों के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, लो सेल्फ एस्टीम होगा और वो अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज Bomrent work help us to understand that parenting style of the nurture of adult-child relationship to a large extent determine the quality or lack of qualities that the child is going to develop। और इसमें आपको करना है, that's it। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि जो बॉम्बरेंट है गेव अस वन पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो बॉम्बरेंट ने तो अपना पर्सपेक्टिव बता दिया पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो कौन लेकर आया था, साइको एनालिस्ट सुधीर कक्कर। तो कक्कर हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, इंडियन कल्चर में उन्होंने समझने की कोशिश करी और
इंडियन साइक में, ठीक है। गिवन बिलो आर टू एक्सर्प्ट्स फ्रॉम हिज बुक इंडियन साइक, और इनकी बुक कौन सी इंडियन साइक, तो ये किसकी बुक है, कक्कर की, सुधीर कक्कर, ठीक है। तो इंडियन साइक इज सुधीर कक्कर की बुक है, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने ये दो एक्सर्प्ट शेयर करे, एक तो पहला ये है और दूसरा ये है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, अगर कुछ होगा तो इसमें पढ़ लेंगे। नहीं, इसमें नहीं करना है कुछ। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड क्लास। तो फैमिली इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी का पार्ट है फैमिली, और डील करता है वो कल्चर से, प्रैक्टिस से, नॉर्म से। तो आपका रीजन आ जाएगा इसमें, रिलीजन आ जाएगा। रीजन इज लिंग्विस्टिक, ठीक है। जैसे आप गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, ईच ऑफ द स्टेट अलग अलग, हर स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज है, लोकल फेस्टिवल है, फोक टेल्स हैं, तो वो सारी चीज़ें रीजन में आ जाएंगी। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, इन सब के ट्रेडिशन अलग है। नेक्स्ट इस कास्ट की बात करें तो कास्ट में आ जाएगा आपका, बहुत सारे नॉर्म्स और बिलीव बनाए गए हैं कि कास्ट के हिसाब से कि कौन सी चीज़ क्लीन है, कौन सी अनक्लीन हो जाएगी, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, क्या चीज़ खानी है, ठीक है। क्लास, तो क्लास में आप वर्किंग क्लास होगी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल, ये सारी चीज़ें क्लासेस में आ जाएंगी। और नेक्स्ट जेंडर आइडेंटिटी, तो जेंडर आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है। Inducting boys and girls into gender roles is a major part of socialization. The process of socialization is about learning and practicing the culture defined traits of masculinity and femininity. This is done explicitly by telling children what is an acceptable gender role and what is not. तो ये जो जेंडर आइडेंटिटी है ना, ये बताई जाती है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। बताई जाती है कि आप अगर लड़के हो तो आपको ये चीज़ें करनी है, आपको रोना नहीं है, आप स्ट्रांग हो, अगर लड़की है तो आप कमज़ोर हो, आपको घर के काम करने हैं। ये सारी चीज़ें एक्सप्लिसिटली तौर पे बताई जाती है बच्चों को कि क्या चीज़ लड़कों के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या चीज़ लड़कियों के लिए एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रिवॉर्डिंग behaviors that conform to the gender role and punishing ones that do not, ठीक है। जो अच्छे से करेगा अपना जेंडर रोल उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्स इज़ अ बायोलॉजिकल रियलिटी है, लेकिन जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है वेयर इन सोसाइटी हैज़ एट्रीब्यूटेड बिहेवियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल टू वुमेन। समझ गए हैं? तो ये आपके NIOS की बुक में भी है। इन आर सोसाइटी द रोल्स एंड राइट ऑफ वुमेन आर हाईली अनइक्वल विद वुमेन being discriminated on every front। नेक्स्ट आपको इसमें कुछ नहीं करना है। स्कूल एंड द चाइल्ड, तो स्कूल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ चाइल्ड। फिर फैमिली के बाद जो है, जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो स्कूल बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बच्चे के वर्ल्ड में, और इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीयर्स, फिर उसके बाद पीयर्स का क्या रोल होता है। तो peers play an important role in child's life as a child grow, being a part of group, having friends become utmost important हो जाते हैं वो बच्चों की लाइफ में, फ्रेंड्स वगैरह। तो फ्रेंड्स ना सपोर्ट के अलावा जो है वो उनकी इमोशनल नीड्स को भी पूरी करते हैं बच्चे की। और इट इज़ थ्रू peers and group that child begin to develop a more equal relationship, exploring, interpreting the world together, developing basis for a self concept। तो ये चीज़ आपको पहले से ही पता है।
मीडिया चाइल्ड्स वर्चुअल वर्ल्ड। तो मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टू बिगिन विद देयर आर ऑब्वियस एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं अगर बच्चा जो है लगातार टीवी देख रहा है, आंखों पर जोर पड़ता है और लेजीनेस आती है, इनएक्टिव हो जाता है बच्चा। कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं। सिंस चिल्ड्रन आर एट एन अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज देयर एनवायरनमेंट इन केस व्हाट दे वॉच प्लेज एन लार्ज पार्ट। तो अगर वो बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे जैसा वो देखेंगे वो वैसा ही थॉट और एक्शन में लेकर आएंगे। नेक्स्ट वही चीज़ है इसमें सारी। एडवर्टीजमेंट्स होगी, एडवर्टीजमेंट आ रही है अनदर एक्सप्लोटेटिव एरिया है मीडिया के तौर पे। मीडिया में दे हाईलाइट द अट्रैक्टिव फीचर ऑफ देयर प्रोडक्ट। वो अपनी प्रोडक्ट का सिर्फ हाईलाइटेड अपने प्रोडक्ट का सिर्फ अट्रैक्ट वो फीचर ही दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं जो अट्रैक्टिव होता है। टारगेटिंग अ स्पेसिफिक फैक्शन ऑफ सोसाइटी हु माइट नीड इट द मोस्ट। नेक्स्ट बस दैट्स इट, चैप्टर फिनिश हो गया। सिर्फ इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दूँगी इस पीडीएफ में से आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और सिर्फ इतना ही करना है आपको। मिलता मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।